दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 8 जून को जो पहली और दूसरी मीटिंग में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं पे आधारित मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए फटाफट से एक-एक क्वेश्चन लेते हैं और उनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम यहाँ पे समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है? महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, ये क्वेश्चन लासा-मासा से संबंधित है। महत्तम समापवर्तक का मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि मासा क्या होगा? ध्यान देना मासा जिसको आप एचसीएफ बोलते हैं, तो इस चीज़ को समझना। और यहाँ पे एक शब्द आया है क्रमागत। क्रमागत का मतलब कि कोई भी संख्या वो क्रम से आएगी। क्रम से का मतलब देखो क्रमागत सम संख्या जैसे मैंने कह दिया कि 2, 4, 6, 8, 10 ये क्रम से आएँगी और 5 संख्याएँ होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कितना 12, 14 फिर 16 फिर 18 फिर 20 5 क्रमागत सम संख्या बोला है, तो कहीं से भी ले सकते हो और कोई भी क्रमागत सम संख्या है। तो यहाँ पे कह रहा है उनका महत्तम समापवर्तक क्या है? उनका मासा क्या है? मासा का मतलब कि कौन-सी ऐसी संख्या है जो इन सभी को काट देगी? तो 5 क्रमागत सम संख्या बने या 5 क्रमागत 7 क्रमागत सम संख्या बने, 3 क्रमागत सम संख्या बने, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना आप यहाँ पे देख पाओगे कि 2 ऐसी संख्या होगी कि जिससे सारे के सारे नंबर कट पाएँगे। ध्यान देना 2, 2 एक्के 2, 2 दूना 4, 2 तीन 2 को 8, 2 पंचे 10। 2 के ऊपर कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो सबको काट दे और जो सबको काटेगी वही मासा होगी। अगर यहाँ पे ध्यान देना इधर भी देखोगे 2 से ही सारे के सारे कट जाएँगे, सही है? अगर कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलती है जिससे सारे ऑप्शन कट रहे हैं तो उसका मासा फिर 1 हो जाता है। लेकिन सम संख्या है तो वो किससे कटेगी? 2 से कटेगी। 5 आए संख्या 7 आए कितनी भी आए तो फिर आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा। मैं दूसरे सवाल पे चलता हूँ। दूसरा सवाल आपके सामने यहाँ ध्यान देना। इस पे पूछा गया था आपसे समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। समचतुर्भुज का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी एक ऐसी आकृति है, यहाँ पे ध्यान दें। मतलब एक वर्ग आप जानते हो जिसकी चारों भुजाएँ बराबर हैं, लेकिन उस वर्ग को हल्का-सा दबा दिया जाए, तो वही क्या बन जाता है समचतुर्भुज। अब दबाने से क्या होगा कि इसका एक विकर्ण थोड़ा बड़ा हो जाएगा और एक विकर्ण थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर है। 80 का मतलब और समचतुर्भुज की यहाँ पे क्वालिटी भी आपको पता होनी चाहिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर पर काटते हैं। मान लीजिए एक विकर्ण ये है 80 सेंटीमीटर, तो फिर ये बराबर पर काटेगा, आधा 40 हो जाएगा, आधा-आधा या 40-40 पे विभाजित हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से ध्यान देना, कह रहा है पहले विकर्ण के आधे से, तो पहला विकर्ण का आधा कितना है? 40 है, आधे से 44 सेंटीमीटर लंबा है, तो आधे से अब आधा 40 है और इसमें भी 44 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 84 हो जाएगा। तो ये टोटल 84 है, ध्यान देना। तो अब 84 को भी 2 भागों में बाँटेगा ना आधा-आधा, तो ये 84 है तो 2 चौके 8, 2 एक्के 2 ये हाँ 2 दूना 4 ये कितना हो जाएगा? ये 42-42 का हो जाएगा। हमारे बात को ध्यान से समझिएगा, सही है? अब आपने समकोण त्रिभुज को पढ़ा होगा, ध्यान से समझना। समकोण जो ये समचतुर्भुज है, उस समचतुर्भुज की क्वालिटी है कि उसके विकर्ण आपस में काटते हैं बराबर-बराबर और 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये भी आपको याद रहे। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं इसको देखूँ, तो ये चीज़ जो है, ये आधार हो जाएगा और एक कोण भी अगर 90 डिग्री का है, तो वो क्या हो जाता है? समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो एक आधार और एक लंब मान लोगे, तो उस हिसाब से ये भुजा क्या हो जाएगी? ये भुजा कर्ण हो जाएगी। ध्यान देना इस चीज़ को, सही है? और समकोण त्रिभुज के अंदर हम जानते हैं क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। क्या आपको ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं? बहुत प्यार से दे देते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, कोई नहीं, आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो कम से कम आप तेज़ी के साथ कर पाओगे। देखो लंब, ये लंब है कितना? 40 का स्क्वायर प्लस और ये 42 का स्क्वायर, आप कोई भी आधार लंब कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे कर्ण क्या निकल के आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर देखो 40 का स्क्वायर कितना? 1600 प्लस 42 का स्क्वायर कितना? 1764 तो सिर्फ़ ये निकालोगे आप कर्ण, तो ये जो स्क्वायर है ना इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा, ये क्या हो जाएगा? 3364 और आपका जो कर्ण निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा कितना? 58 सेंटीमीटर जो कुछ भी अगर सेंटीमीटर में है या मीटर में है, ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो जाएगा, तो ये 58 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि समचतुर्भुज की सारी भुजाएँ क्या होती हैं? बराबर-बराबर, तो 58-58 की सारी भुजाएँ हो जाएँगी। तो मुझे लगता है कि इस टाइप का सवाल मिलेगा तो आप कर लेंगे। समचतुर्भुज को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 10 से 15 मिनट की वीडियो बना के चैनल पे अपलोड की है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, लाभ-हानि का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, देखते ही आप टिक करते एक बार आप समझ लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के नहीं आना। ध्यान देना, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है। ध्यान से समझना।
फिर कह रहा है कि अगर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है, इसकी गणना कीजिए। ध्यान से समझना। भाई आप जानते हो कि एक होता है क्या? क्रय मूल्य। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? बोलो। और एक होता है क्या? विक्रय मूल्य। सही है? विक्रय मूल्य। और एक होता है क्या? आप कहोगे सर अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य क्या है? अब आप ये बताओ कि जब आप कोई भी सामान, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आप ₹100 का कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, ₹100 का बेच देंगे? नहीं, सही है? ₹100 का सामान खरीद के लाएँगे, मान लीजिए उसपे कुछ लिखेंगे, ध्यान देना, उसपे ₹120 आपने लिख दिया, 20% बढ़ा के। सवाल के माध्यम से ही चलते हैं हम कि अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा। तो ₹100 का सामान आपने खरीदा और 20% अधिक, देखो 100 पे जब कोई गणना करते हैं ना, तो उतना ही हो जाता है। तो 100 का 20% कितना? 120 हो गया। तो 20% बढ़ा के उसने रख दिया। अब जब आप सामान लेने जाएँगे तो उसपे मोल-भाव होता है ना, सही है? जैसे मान लो कोई चप्पल ₹100 की आप लेके आए, ₹120 उसपे लिखा हुआ है, तो कुछ मोल-भाव करोगे या फिर उसपे कुछ डिस्काउंट दोगे, या कस्टमर बोल रहा है, नहीं कुछ कम करो, आप बोलो 10% मैंने कम कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब यहाँ पे देखो 120% ₹120 है, तो 10% छूट। देखो छूट के लिए आप 100 में माइनस करते हो, तो 120 का क्या निकालोगे आप? 90% निकालोगे, ध्यान देना। तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 नौइयाँ 108। वो सामान बिका कितने का? वो फाइनली बिका कितने का? ₹108 का, ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि 10% छूट, अगर कहता 20% छूट, तो आप 120 का फिर क्या निकालते? 80% निकालते, 80/100। आपसे कहता 5% ही छूट दे रहा है, तो 120 का क्या निकालते आप? 95% ही निकालते, मतलब जितना छूट दे रहा है, 100 में उतना कम करके उसका परसेंट निकाल दो। सही है? अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, कह रहा है कि दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुई, इसकी गणना करना। बताना, ₹100 का सामान था, ₹108 का बिक रहा है, तो बताओ लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? आप कहोगे फिर भी उसको लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? ₹8 का हो रहा है। किस पे हो रहा है? 100 पे, और प्रतिशत बताना है तो गुणा में 100। देखो 100 पे अगर लाभ हानि हो तो आप वैसे ही आंसर दे दो। ये तो मैं करके आपको बता रहा हूँ। तो उसको 8% का क्या होगा? लाभ होगा। भैया टाइम इसलिए दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन को गलत नहीं करना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे मिले तो। अगला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे करा है, यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा मान एलसीएम कभी नहीं हो सकता है? आप जानते हैं यहाँ पे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और गुणा एलसीएम। तो यहाँ पे ध्यान देना, इन सभी के मध्य में, सही है, एक संबंध है। भाई इन दोनों का गुणा कर रहे हो तो इन दोनों के गुणे के बराबर हो रहा है, एक संबंध आएगा। अगर अलग ट्रैक पे है तो कुछ नहीं होगा। ध्यान देना, अगर एचसीएफ 15 है, यहाँ पे देखो एचसीएफ 15 है, तो कह रहा है कौन सा एलसीएम कभी नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे जो 4 संख्याएँ हैं, जो 15 से नहीं कटेंगी वो कभी नहीं होंगी। ध्यान देना, 15 से देखो, 15 छक्का 90, सही है? ये कट जाएगा, 15 छक्का 90 कट जाएगा, 15 तिया 45, 15 अट्ठे 120, देखो 126 कभी नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये अलग ट्रैक पे है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? चलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक दुकानदार ने ₹14,600 में एक टेलीविज़न खरीदा। ध्यान देना, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया था, यहाँ पे सिर्फ मैंने अंक को इधर-उधर किया है। 14,000 कितने का? ₹14,600 का टेलीविज़न खरीदा, और फिर कह रहा है इसे ₹21,900 में बेचा। सही है? खरीदा, बेचा, सही है? देखो फ़ायदा कितने का मिलेगा? जितना बढ़ा के बेचा है, तो ₹7300 का यहाँ पे क्या मिला? लाभ मिला। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में देखो, इसमें 7500 है लाभ, इसमें 7300 है, इसमें 7600। तो अब हम परसेंट निकालें या नहीं निकालें, डायरेक्ट इसको टिक कर दें, क्योंकि एक में ही 7300 लाभ है। देखो ये 50% है, मान लो 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में 7300 मिल जाता, तो आप परसेंट को भी निकाल देते। देखो 7300 फ़ायदा मिला, लेकिन कितनी पूँजी लगाने पे? 14,600 पूँजी लगाने पे, और गुणा में क्या? 100। क्या इतनी बात समझ में आई? यहाँ से देखो 2 जीरो से आपने 2 जीरो काटा, 146 से काटेंगे 5 बार में, सही है? ये 730 कट जाएगा, 50% आएगा, तो 7300 और 50% आपका ये वाला ऑप्शन होगा। भैया इस टाइप का क्वेश्चन आपसे दोबारा मिले, गलत नहीं करना, पूछा जा रहा है, सही है? हो सकता है एक आध शब्द इधर-उधर करके, लेकिन पूछेगा ज़रूर, लाभ-हानि से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5:2 के अनुपात में धन निवेश किया। कोई व्यापार कर रहे हैं ए और बी, बड़े ध्यान से देखना, और कह रहा है कि 5:2 के अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया। फिर कह रहा है कि यदि 2 वर्ष के अंत में कुल ₹14,000 मिला हो, तो लाभ में ए का हिस्सा आपको बताना है। बड़े ध्यान से देखना, ये साझेदारी का क्वेश्चन है, और साझेदारी के अंदर जो जितने में, ध्यान देना, जिस अनुपात में पूंजी लगाता है उसको उसी अनुपात में लाभ भी मिलता है। तो ध्यान देना, 5:2 के अनुपात में पूंजी लगी है।
तो 5:2 के अनुपात में उनको लाभ भी मिलेगा। 5 हिस्सा ए ने लगाया, 2 हिस्सा बी ने लगाया, तो 5 और 2 कितना? 7 हिस्सा। मतलब अगर मैं पूँजी का अनुपात कहूँ तो 7 हिस्सा पूँजी लगी है। उसी अनुपात में उनको लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो कुछ भी लाभ आएगा उसका 7 हिस्सा लगेगा। लाभ टोटल कितना है? 14,000 है। चलो 14,000 है, सही है? 14,000 तो एक हिस्से की वैल्यू कितना हो जाएगी? 7 दूनी 14, 2,000 हो जाएगी। 7 से आप 2,000 ये कट जाएगा, सही है? अब किसका बताना है? ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का हिस्सा भाई ए को 5 हिस्सा ए ने 5 हिस्सा लगाया है तो उसको 5 हिस्सा लाभ मिलेगा। 2,000 से 5 को करोगे कितना? 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो। अगर बी को पूछता तो 2000 का गुणा आप यहाँ पे करा देते, 2 दूना 4, इसको सिर्फ कितना मिलेगा? 4000 मिलेगा। तो यहाँ पे ए का पूछ रहा है तो आराम से बता दो ए का लाभ कितना हो जाएगा। तो साझेदारी से अगर सवाल आए तो जिस अनुपात में पूंजी लगी है उसी अनुपात में उनको लाभ भी बांटा जाएगा, ये बात ध्यान रख लीजिए। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चाल समय दूरी का, सही है? अब चाल समय दूरी को ऐसे समझना, चाल समय दूरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक बार में समझ में आ जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं भैया, एक बार प्लेलिस्ट जाके देखना। बिल्कुल छोटा कंटेंट जो आपने पैसा देके आप उतना नहीं तैयार कर पाते, हमारी प्लेलिस्ट से कहीं ज़्यादा आप तैयार कर पाते, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। खेल-खेल में मैंने मैथ सिखा दिया। यूपी पुलिस का आप 95% 100% क्वेश्चन कवर करके आते हैं, इस बात की गारंटी। चलो, इसको देखना कि 2 स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 420 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। इनके बीच की दूरी है कितना? 420 किलोमीटर। बोलो हाँ, सही है। फिर कह रहा है एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से प्रारंभ होनी है। सुबह 7 बजे यहाँ से एक ट्रेन निकल रही है 7 एएम पे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ध्यान देना। दूसरी ट्रेन बी हाँ, ये बी की ओर चल रही है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे, दूसरी ट्रेन जो चल रही है वो सुबह 8 बजे निकल रही है और फिर कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी स्पीड है कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किधर जा रही है? ए की ओर, मतलब दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं। आपको बताना है कि वो किस समय मिलेंगी, उनका समय बताना है। तो आप ऐसे ध्यान देना कि जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले, तो जो व्यक्ति पहले निकला है, देखो ये 8 बजे निकला है और ये 7 बजे, मतलब ये ट्रेन 8 बजे निकली है, ये ट्रेन 7 बजे निकली है। तो ये इसके 8 बजे, देखो 8 बजे तक ये ट्रेन कहाँ पहुँच जाएगी? मान लो अब 8 बजा, तो 8 बजे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो ये 70 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होगी। ध्यान देना। तो जितना मतलब दोनों को बराबर टाइम पे पहले लाऊँ, तो 70 किलोमीटर यहाँ से अगर चल चुकी होगी ये ट्रेन, तो 70 यहाँ से आप घटा दो 70 किलोमीटर। अब इनके बीच की दूरी कितना बची? 350 किलोमीटर। बात समझ रहे हो? देखो 8 बजे तक इतना ये चल चुकी। अब जब दोनों सेम टाइम पे आ जाएँगे, तो जो उनके बीच की दूरी है कितना? 350 किलोमीटर और उनकी स्पीड को आप जोड़ दो दोनों को। तो 80 किलोमीटर और ये इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर, इसकी स्पीड है 80। तो अब जो 1 घंटे में दूरी तय होगी वो कितना? 150 किलोमीटर तय होगी। कुल दूरी इनके बीच कितनी बची है? 350 और कुल इनकी स्पीड कितना है? 150। देखो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो आपने काट दिया। कितने से काटोगे? 7 से काट सकते हो। 7 पचे 35 सॉरी नहीं सॉरी 5 से काटोगे, 5 सते 35 और 5 तियाई 15, मतलब ये 7/3 हो जाएगा। मतलब 7/3 घंटे में वो मिलेंगी। कब से? 8 बजे से। 8 बजे से दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया है ना, तो 7/3 घंटे का मतलब क्या है? इस चीज़ को भी मैं समझा दूँ कि अगर 3 से आप 7 को भाग दे रहे हो तो देखो 3 दूना 6, तो यहाँ पे शेष 1 बचा, सही है? तो 2 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा और 1/3 ये सही है, 2 सही 1/3 घंटा। 1/3 घंटा को अगर मिनट में बदलोगे तो यहाँ पे 60 करो, तो 3 से काटोगे कितना? 20, मतलब कि 2 घंटा, सही है? 20 मिनट, 20 मिनट। तो 8 बजे से अगर 2 घंटा 20 मिनट करोगे तो 10:20 मिनट हो जाएगा। इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मैंने टाइम इसलिए लिया कि आपको समझ में आ जाए, एक बार में समझ में आ जाएगा। लगाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ये जो गाथा हम बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, लगाओगे विदिन सेकंड, 15 से 20 सेकंड के अंदर ये सवाल आपका लग जाना चाहिए, सही है? चलो, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 3 वर्ष की अवधि में 15% की वार्षिक ब्याज दर से 50,000 रुपया के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना कीजिए। जो साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो भी नॉर्मल ही पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज आप जानते हो कि मूलधन मैंने आपको पढ़ाया है, मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे में लगा दीजिए कितना? 100। तो जो कुछ भी निकलेगा यही क्या होता है? यही आपका साधारण ब्याज होता है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो?
तो पूरा का पूरा चैप्टर, इससे ज़्यादा मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है, प्लेलिस्ट के अंदर है। मुश्किल से 1 से डेढ़ घंटे में पूरा चैप्टर मैंने खत्म किया है। 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा कोई भी वीडियो नहीं है। एक बार देख लेते, आपके दिमाग में वो पूरा पैटर्न घुस जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, देखो मूलधन आपका कितना है? आप लिख दो सर 50,000 है मूलधन। चलो, दर कितना है? दर आप कहोगे 15% की है। समय कितना है? 3 वर्ष का है। बटे में आप क्या करोगे? 100 लगाओगे। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ध्यान देना। अब देखो, यहाँ पे देखो 15 गुणे 5 गुणे 3, तो आप ऐसे कर लो, देखो 5 गुणे 3 कितना? 15, और 15 गुणे 15, तो 15 गुणे 15 हम जानते हैं 225 होता है, और 2 जीरो यहाँ पे है, आगे मैं 2 जीरो लगा दूंगा, 22,500 आएगा। ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो। क्या इतनी बात आपको? बोलो। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। कह रहा, दो संख्याओं के गुणजों का एलसीएम 1000 है। फिर कह रहा है कि पहली संख्या 25 है, तो निम्नलिखित में से दूसरी संख्या क्या होगी? मतलब कोई भी दो संख्या, जैसे मैंने कहा यहाँ पे ऐसे ऐसे समझाया आपको, 20 और 25 ऐसे समझा। तो एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों से कट जाए। ध्यान से समझना इस चीज को। तो यहाँ पे पहली संख्या वो आपसे बता रहा है 25 है। दूसरी संख्या क्या है? तो 25 और दूसरी संख्या लेके अगर हम 1000 तक पहुंच जाएंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वही संख्या हो जाएगी। तो देखो 290 कुछ नहीं, 80 बिल्कुल नहीं। अगर मैं 40 ले लेता हूं साथ में, तो 25 गुणा 40, 25 चौका 100 और एक जीरो ये लगा दिया, 1000 पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं यार। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना। देखो, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये किसका है? ये घनाभ का क्वेश्चन है। घनाभ का मतलब, घनाभ आपने पढ़ा होगा, 3D आकृति है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर पूरी कहानी आपको समझा दी है। एक बक्से की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबाई है, बहुत ध्यान से देखना, 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है कितना? 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है कितना? यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। सही है। तो देखो बक्से, यहाँ पे आयतन पूछा जाता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो ध्यान देना, जरा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछ रहा है। इस बात को समझना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछ रहा है। और हम जानते हैं कि घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, ऐसे समझना। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, और लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है। चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फटाफट से। लंबाई कितना है? आप कहोगे सर 10 है, गुणा चौड़ाई 5 है, प्लस चौड़ाई कितना है? 5 है, ऊंचाई कितना है? 7 है, प्लस ऊंचाई कितना है? 7 है, और लंबाई कितना है? 10 है। सारा कर दिया मैंने। देखो 2 ये बाहर है, 10 बचे कितना? 50, प्लस 7 बचे 35, प्लस 7 धामा 70, ये 7 5 12, सही है। 120 और 30, 135, 155। तो यहाँ पे 155, और साथ में ये 2 का गुणा भी है। चलो 2 का गुणा लगा देते हैं। 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11, और 2 1 के 2 1 3, 310 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ पे सवाल आएगा, तो याद रखिएगा 2 बाहर रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब यहाँ भी आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना समय लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो दशमलव के अंदर था। सही है। चलो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो ऐसे देना, आपसे इकाई का अंक निकालना पूछ रहा है। इकाई का अंक निकालना, देखो इसमें है तो बहुत सारे शॉर्टकट, लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही चीज बताऊंगा। देखो, अगर लास्ट में जैसे यहाँ पे मैंने कहा 473 है, यहाँ पे अगर 410 होता, सही है, 410 होता या 405 होता, मतलब कुछ भी होता, अगर लास्ट में एक है, ऐसे समझना। सही है। एक है, 6 है, 0 है, 5 है, तो फिर इकाई का अंक वही होगा। क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है, लास्ट में अगर एक है, पहले जीरो जीरो रख लो आप। सही है। आप लास्ट में 0 है, 0, 1, 5 और 6 है, तो फिर इकाई का अंक पूछना नहीं है, यही हो जाएगा। नहीं है तो क्या करोगे? सबसे पहले पावर को लोगे। पावर कितना है? 35 है। सही है। तो 35 को 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 अठे 32, 35 में से 32 हट गया तो बचा कितना? 32, 3 35। इस 3 से मुझे मतलब है, बात समझ रहे हो? पावर को 4 से डिवाइड करना है, 3 से मतलब है। सही है। तो जो लास्ट वाली संख्या है उसी के पावर में हमें ये 3 रखना है, मतलब जो शेष बचेगा, इस चीज को याद रखना। तो शेष 3 बच रहा है, तो इसी लास्ट वाले नंबर के ऊपर इसको रखना है। आप क्या करो, 3 गुणा 3 गुणा 3, देखो 3 3 9, 9 और 9 त्रिक 27, तो 27। देखो इकाई का अंक लास्ट में क्या निकला? 7 निकला, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ना बड़े ध्यान से देखना, एक चीज और याद रख लेना। मान लो कि 4 से कट जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पावर में 40 होता, तो मैं 4 से डिवाइड करता तो ये 10 बार में पूरा कट जाता, शेष बचता ही नहीं। तो जब शेष नहीं बचेगा तो उस कंडीशन पे फिर इस 3 के ऊपर में क्या लेता? मैं 4 को लेता। ये याद रखना है।
सही है? कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर ऐसी कंडीशन आएगी, तो फिर आप ऐसे कर लेना, फिर 3 के ऊपर जब पावर पूरी पूरी की पूरी 4 से डिवाइड हो जाए, तो उस कंडीशन पे फिर आप 4 ले लेना। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखना। थोड़ा n का मान ज्ञात कीजिए। भाई ऐसे क्वेश्चन आया था और n का मान आपसे पूछ रहा था। देखो एक बार इसको ऐसे समझ लेना, ये सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप इसको भिन्न में कर सकते हो कहीं भी। देखो यहाँ पे कह रहा है n माइनस, बड़े ध्यान से देखना, 1/3 बराबर है 2/3 और प्लस 3/4। अब यार इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना, मैं मैथ को बहुत बार समझाता हूँ कि जो संख्या देखो बीच में बराबर है, जो इधर माइनस में है उस साइड में भेजो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, n बराबर 2/3 और प्लस 3/4 ऑलरेडी उधर है तो मैंने लिख लिया। इसको मैं उधर भेजूँगा तो ये इधर आके प्लस कर जाएगी, प्लस 1/3। अब आप बताओ क्या इसको जोड़ नहीं सकते हो? बोलो, सही है? जोड़ने के लिए हर का हम क्या करते हैं? लासा लेते हैं। तो 3 4 3 है, इसका लासा क्या हो जाएगा? 3 चौके चलो 12 ही हो जाएगा। इधर देखो 12 3 से कितनी बार जाएगा? 3 से 4 बार जाएगा, उसी 4 का 2 में करोगे, 4 दूनी 8, चलो प्लस 4 से 3 बार इसमें जाएगा, 4 3 12 और उसी 3 का 3 में करोगे 9 प्लस 3 से कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 1 के 4 ये। तो आप देखो 8 4 12 या 9 8 17 और 4 कितना? आप कहोगे सर 21/12 हो जाएगा। बोलो, सही है? 9 4 13 और 8 21/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे मैं 21 कर देता हूँ, 21/12 ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो जो n की वैल्यू निकल जाएगी 21/12। तो यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। तो क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो? सही है? चलो, अगली बात करते हैं, सही है? एक क्वेश्चन आप देना यार, परसेंटेज का है। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, क्योंकि अगली वीडियो जो लेके आऊँगा लगभग पेपर हो चुके होंगे, तो वहाँ पे मैं पूरा रियल पेपर और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा सारा का सारा। वहाँ से आप चेक भी कर सकते हो कि हमारे कितने नंबर आए। देखो करने को बहुत लोग कर भी रहे हैं, लेकिन हम अभी रुक रहे हैं कि कोई नहीं, पेपर हो जाए, जो नियम कानून है उसी के हिसाब से चलना है। अगर यदि किसी संख्या का 25% 60 है, तो उस संख्या का 175% क्या होगा? इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दोगे। 2 पार्ट में करेंगे चीज़ों को, आप जानते हो हमारा ऑपरेशन हुआ है, बहुत लंबी क्लास हम नहीं ले सकते। तो 2 पार्ट में करेंगे तो सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे और काफ़ी वीडियो देते रहेंगे पूरा दिन में जब तक पेपर चल रहा है आपका। और इस टाइप का क्वेश्चन आप करोगे तो यहाँ पे ऐसे कर लेना, देखो परसेंटेज के ऊपर भी इसे समझ लेना। 25% कितना है? 60 है। तो 1% कितना होगा? आप 60 बटे क्या करोगे? 25 करोगे। 175% कितना होगा? ये। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप? 60 बटा 25 और गुणा 175। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। आप करके मुझे नीचे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हमें आशा है कि ये एनालिसिस आपको समझ में भी आया होगा और आपके पेपर में बहुत हेल्प भी करेगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, इसका जवाब भी ज़रूर दीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।